गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 14 मई 2021 है, दिन है फ्राइडे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शंकाकू आइलैंड्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट डियर फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यू फ्लैश पॉइंट इन ईस्ट चाइना सी, ये पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये शंकाकू आइलैंड्स जो हैं ये हैं ईस्ट चाइना सी में, और दो देशों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन की एक जैसे इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन है वैसे ही सिचुएशन आपको शंकाकू आइलैंड्स को लेकर जापान और चाइना के बीच में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो लेट्स सी कि ये आइलैंड्स जो हैं ये हैं कहाँ पर। तो एज यू कैन सी हियर ये हैं ईस्ट चाइना सी, और डियर फ्रेंड्स ये रहा शंकाकू आइलैंड। अब इसके दो नाम हैं। जापान जो है वो इसको कहता है शेनकाकू, और चाइना जो है वो इनको कहता है डियाहू। तो इसके दो नाम हैं, राइट। शंकाकू जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आई थिंक इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब चाइना की बात करें तो एज यू कैन सी दिस इज, देखिए ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है। आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जापान देखने को मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, चाइना जो है हर एक अपने नेबरिंग देश के साथ चाइना को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक ऐसा देश जिसको हर एक अपने नेबरिंग देश के साथ इश्यू है, तो क्या दूसरे देशों का हम कसूर निकालेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति के साथ झगड़ा करता रहता है, तो क्या वो सारे लोगों का कसूर है या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का फॉल्ट है? इज़न्ट इट? तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप देखिए हांगकांग, राइट। अब हांगकांग में जो ब्रिटेन के साथ जो एक एग्रीमेंट किया था, तो उसका वायोलेशन किया, खुले तौर पर वायोलेशन किया है चाइना ने। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं हांगकांग के लोगों के, उसको सप्रेस किया है। यू विल फाइंड हांगकांग ओवर हियर। फिर ताइवान की बात करें तो ताइवान कहता है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, चाइना कहता है कि नहीं, आप हमारा एक स्टेट हैं, आप हमारा एक प्रोविंस है। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत की भी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे तिब्बतियन लोग जो हैं उनका रहने का तरीका अलग था, एक अलग ही उनकी दुनिया थी। लेकिन फिर चाइना ने इनको भी अपने कब्जे में ले लिया। साउथ चाइना सी में आसियान के बहुत सारे देशों के साथ चाइना का एक इश्यू चल रहा है। एक ये पाराकल आइलैंड्स हैं, फिर यू हैव प्राटास आइलैंड, फिर यहाँ पर हैं स्पार्टली आइलैंड्स। तो यहाँ पर चाइना ने ये जो आप ब्राउन एक लाइन देख रहे हैं, दिस वन, ये पूरा रीजियन जो है, चाइना ने क्या कहा पता है? चाइना ने कहा कि ये 9 डैश, ऐसी 9 लाइंस चाइना ने बना दी हैं, और कहता है चाइना यहाँ पर कि दिस इज लाइक 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हैं, ऐसा चाइना कहता है। फिर भारत के साथ भी एज यू नो LSE को लेकर इश्यू हैं, और शिनजियान प्रोविंस में जो वीगर मुस्लिम्स हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार जो हैं वो चाइना करते रहता है। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ द सिचुएशन विद चाइना के हर एक नेबरिंग देश के साथ कुछ ना कुछ इश्यू जो है वो चाइना का चलता रहता है। अब शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा प्लान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो अपने देश का जो दायरा है वो एक्सपांड करना चाहते हैं, और अलग अलग जगहों को चाइना के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और इसी चक्कर में बहुत सारे देशों की जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो संप्रभुता है, उसको भी वायोलेट करते हैं। जैसे हमने 1-2 दिन पहले की बात है, हमने CPEC के बारे में बात की थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब कैसे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन है, फिलहाल ऑफिशियली बात करें तो लद्दाख वाला जो पोर्शन है
गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया जो है, जो फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, तो उस रीजन में से उन्होंने एक रास्ता भी बना लिया सीपीईसी का। भारत ने मना किया था, लेकिन फिर भी चाइना जो है वो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो करते रहता है। तो शेंकाकू आइलैंड्स को लेकर भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना जो है उनकी ये जो हेजीमोनी है, या फिर चाइना एक प्रकार से दादागिरी करके किसी भी दूसरे देश के एरिया को बता देता है कि ये हमारे देश का एरिया है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। अब दोनों देश जापान और चाइना जो हैं वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस या फिर तैयारी में है कि अगर फ्यूचर में ये शेंकाकू आइलैंड्स को लेकर कोई इश्यू होता है तो दोनों देश अपनी अपनी तैयारी जो है वो दोनों देशों ने दिखाई है। कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो ये जो शेंकाकू आइलैंड्स हैं तो ये 81,000 स्क्वायर माइल्स 81,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। टोटल 8 आइलैंड्स हैं यहाँ पर। अब प्रश्न ये है कि ये आइलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक एस्टिमेट है कि यहाँ पर इन आइलैंड्स में आपको 200 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मिल सकता है। 200 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स जापान भी इंटरेस्टेड है और चाइना भी यहाँ पर कूद पड़ा है। अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। 1895 की बात है। जापान फॉर्मली क्लेम्ड द शेंकाकू आइलैंड्स इन द ईयर 1895। 1895 को जापान ने फॉर्मली शेंकाकू आइलैंड्स जो हैं वो उनके हैं ऐसा क्लेम किया था। पिछले 120 ईयर्स की बात करें तो जापान के कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ पैसे वाले लोग जो हैं, उन्होंने ये आइलैंड्स को ख़रीद के रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिका ने ये आइलैंड्स के ऊपर चढ़ाई कर ली थी। ये आइलैंड्स जापान के नहीं लेकिन अमेरिका के कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन युद्ध के बाद फिर से जापान को ये आइलैंड्स सौंप दिए गए। 1960s तक अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो चाइना ये शेंकाकू आइलैंड्स को लेकर बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था। इसमें आपको कोई भी चाइना का फोकस या फिर अटेंशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 1979 में जब पता चला कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स यानी कि यहाँ पर ऑयल अवेलेबल है, तब से चाइना जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर अपने क्लेम्स जो है वो क्लेम्स करने लगा है। जनवरी 2021 की बात करें, जनवरी 2021 में चाइना ने एक नया कोस्ट गार्ड लॉ पास किया और इसमें यह है कि अगर शिनकाकू आइलैंड्स के आसपास कोई दिखाई देगा तो फिर चाइना जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योशीहिडे सुगा की जो सरकार है, जापान के प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने भी एक जापानीज कोस्ट गार्ड लॉ को पार्लियामेंट से पास किया, एक नया लॉ को इंट्रोड्यूस किया और इससे उन्होंने ये लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आप शिनकाकू आइलैंड्स में इंट्रूडर बनेंगे तो फिर आपको गोली मार दी जाएगी या फिर आपके ऊपर अटैक हो सकता है। जापान जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको डिफेंड करेगा। 2012 में, ये तो अभी की बात है लेकिन एक पुरानी एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दे तो 2012 में 3 ऐसे लोग थे, इंडिविजुअल्स थे जो शिनकाकू आइलैंड्स जो हैं, जापान के 3 इंडिविजुअल्स के पास थे ये शिनकाकू आइलैंड्स। तो जापान ने ये 3 आइलैंड्स जो हैं वो इन इंडिविजुअल से, इन लोगों से, सिटीजन से खरीद कर, ये प्राइवेट आइलैंड्स थे तो उनको जापान की सरकार ने खरीद लिया, तो उनका जो क्लेम है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। 2012 में ये हुआ और 2013 में चाइना ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, चाइना ने ये कहा कि ये जो चाइना इसको शिनकाकू आइलैंड्स नहीं कहता, जैसे मैंने आपको बताया, चाइना जो है वो कहता है डायोयू। तो ये जो डायोयू आइलैंड्स के बारे में चाइना ने ये कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है और ये चाइना का कोर इंटरेस्ट है। अब कोर इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है, जब चाइना ये 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है, कोर इंटरेस्ट, दैट मीन्स चाइना इज डैम सीरियस अबाउट दिस रीजन। शिनजियांग एरिया जो है जहाँ पर वीगर ऑटोनोमियस रीजन है, तो उसके बारे में भी जब भी चाइना बात करता है तो कहता है कि ये हमारे कोर इंटरेस्ट का पार्ट है।
फिर तिब्बत को लेकर भी चाइना यही कहते रहता है कि ये हमारे कोर इंटरेस्ट का पार्ट है। ताइवान के बारे में भी चाइना का यही कहना होता है कि ये हमारे कोर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 2013 में चाइना ने ये कहा कि ये जो डायोयू आइलैंड्स हैं ये हमारे कोर इंटरेस्ट का पार्ट है। दैट मीन्स कि चाइना जो है वो इसको इतना ईजिली छोड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए, जापान और अमेरिका बहुत ही पक्के अच्छे दोस्त हैं। कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा अभी कुछ हफ्तों पहले यूएसए गए थे। यूएसए में ये कोविड पेंडेमिक और ये सारी चीज़ों के बाद पहले ऐसे व्यक्ति जो यूएसए के प्रेसिडेंट को फिजिकली मिले हैं, तो दैट इज़ जापान के प्राइम मिनिस्टर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो कितने मजबूत हैं। यूएसए की पोजीशन क्या है इस शेनकाकू आइलैंड्स को लेकर? यूएसए के 37th प्रेसिडेंट 1969 में थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो हैं उन्होंने कहा था, 69 के टाइम की बात है, उस टाइम पर ये कहा था कि ये जो शेनकाकू आइलैंड्स को लेकर जो डिस्प्यूट है ये तीन देश जापान, ताइवान और चाइना, ये तीन देशों को आपस में, ये तीन पार्टीज़ को आपस में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। 69 से लेकर 1995 तक यही स्टैंड था यूएसए का। लेकिन जब से फिर बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बने 1996 में, उन्होंने कहा कि शेनकाकू आइलैंड्स जो हैं ये यूएसए और जापान के बीच में एक सिक्योरिटी ट्रीटी है, जिसमें जापान की रक्षा जो है वो हमेशा करने के लिए यूएसए तैयार होगा। तो इस ट्रीटी की बात करें, यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी, तो ये आइलैंड्स जो हैं ये इस ट्रीटी के आर्टिकल 5 के तहत कवर होते हैं। दैट मीन्स के यूएसए जो हैं वो इन आइलैंड्स की रक्षा के लिए जापान की मदद करेगा। बाराक ओबामा ने यह बता दिया कि यूएसए विल डिफेंड क्लियरली, प्योर इंग्लिश में, प्योर शब्दों में बता दिया कि भाई जापान जो है, मीन्स यूएसए जो है वो जापान के इन आइलैंड्स को अगर अटैक किया गया तो फिर यूएसए इनकी रक्षा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर इसको और एक लेवल ऊपर ले गए। यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी इज अप्लाइड टू शेनकाकू आइलैंड्स, क्लियरली बता दिया। और फिर यूएस जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। तो चाइना को एक क्लियर सिग्नल मिल गया है कि भाई अगर शेनकाकू आइलैंड्स में कुछ किया तो यूएसए जो है वो जापान की मदद के लिए तैयार हैं। तो कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हमने डिस्कस किए डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर अब ये जो शेनकाकू आइलैंड वाला टॉपिक, अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए या फिर इसके साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आज के इस डिस्कशन के बाद आपको इसके ऊपर जो भी मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। चाइना जो है वो अपने मसल पावर से और इकोनॉमिक डेट ट्रैप के माध्यम से, अब दिस वर्ड एज वेल, डेट ट्रैप, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था। तो ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो हैं चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में अपना, या फिर अलग अलग रीजन में चाइना जो है वो अपना अपना स्टेटस जो है वो और ज़्यादा ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एशिया में भी बहुत सारे देश जो है वो चाइना को सपोर्ट या फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये है स्टेटस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूज़ आइटम्स। भारत सरकार ने ये कहा है कि 2021 इसी साल में अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ कोविड वैक्सीन या फिर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके 216 करोड़ यानी कि 2 बिलियन के आसपास डोजेस जो हैं वो अवेलेबल होंगे। रशिया की जो स्पुतनिक वी है ये भारत में अगले हफ्ते से अवेलेबल हो जाएगी। आज ईद है, राइट? तो सभी मुस्लिम फ्रेंड्स को ईद मुबारक एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल। और लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द ये कोरोना जो है, आज के दिन पर यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि ये पूरी दुनिया में ये जो कोविड चल रहा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द हम नेक्स्ट ईद, दिवाली, क्रिसमस और अलग अलग जो भी हमारे त्यौहार हैं वो सारे के सारे त्यौहार जो हैं वो पहले जैसे हम मनाते थे उतनी ही खुशी से हम मना सकें। केपी शर्मा ओली जो हैं ये फिर से रीअपॉइंट हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो मेजॉरिटी हासिल करने में नाकामयाब रही।
दूसरी आज की एक खबर है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे एवं किसानों के साथ संवाद करेंगे। आज 14 में 11 AM सुबह 11 बजे ये चीज़ होगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएस ग्लोबल टास्क फोर्स के साथ एक इंटरेक्शन किया। यह पेंडेमिक रिलीफ को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, आई एम श्योर आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि कल डॉक्टर गौरव गर्ग ने एक लाइव छोटा सा वीडियो लॉन्च किया था और उन्होंने बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ी डिले हुई है। बट अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, यूपीएससी की जो इस साल की प्रीलिम्स हैं उसको शिफ्ट किया गया है, राइट, रीशेड्यूल्ड किया गया है। अब एग्जामिनेशन जो है वो 10 अक्टूबर 2021 को होगी, राइट, अक्टूबर 2021। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कोर कमेटी गठित करने वाली है और देखा जाएगा कि क्या क्या नई चीज़ें हम सीख सकते हैं और क्या क्या गलतियां हुई एक्सेट्रा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट को एक नोटिस इश्यू की है। और ये गंगा में जो हमने देखा कि कई मृतदेह हमें देखने को मिले, तो इसको लेकर एक नोटिस इश्यू की है। कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगोलिया के उनके जो काउंटर पार्ट है, मंगोलिया के जो कल्चर मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन किया, एक डिस्कशन की और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा की। पाकिस्तान और भारत की आर्मीज़ ने एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटी हैं ड्यू टू दिस ओकेजन ऑफ ईद उल फित्र। कैमरून नाम का एक देश है, कैमरून ने नेशनल डे सेलिब्रेशन को कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। आपके लिए एक प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि ये कैमरून देश जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ कि कैमरून जो है इसके कैपिटल का नाम क्या है। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है और इस देश की राजधानी का नाम बताइए। तो ये दो, एक ही टॉपिक को लेकर, एक ही देश को लेकर मैंने आपको दो प्रश्न पूछे हैं। एवरीवन वुड बी ब्रॉट अंडर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ये कहा है कि सभी बांग्लादेशी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। और आपकी स्क्रीन के ऊपर दो टेनिस के सुपरस्टार्स हैं, राइट, एक है राफेल नडाल और एक है नोवाक जोकोविच। दोनों क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए हैं। इटालियन ओपन की बात है, इफ़ यू आर फॉलोइंग टेनिस एट ऑल। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर हैं, इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये EU के चीफ हैं और उन्होंने ये बताया है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत को लगभग 100 मिलियन यूरो की आइटम्स, कोविड सप्लाईज जो हैं वो प्रोवाइड करेगा, ताकि ये जो कोविड की ग्रिप है वो लूज़ हो जाए, यानी कि कोविड जो है वो हमारे देश में से इसके केसेस कम हो जाए। रेस्ट्रिक्शंस बाय स्टेट्स पुश अप जॉबलेस रेट टू 8% इन अप्रैल। ये अलग अलग जगहों पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इसकी वजह से जॉबलेस रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो 8% तक पहुंच गया है। और एक स्कीम है स्वामी वन फंड जो है ये उन प्रोजेक्ट्स को दिए जाते हैं, मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसका नाम ही देखिए, स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, स्वामी वन। तो वे सारे घर के प्रोजेक्ट्स, मिडिल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो अटक चुके हैं बिकॉज ऑफ फंड या फिर दूसरे खास करके पैसों को लेकर, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को पैसे प्रोवाइड करना ताकि ये घर जो हैं वो जल्द से जल्द, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और लोग जो हैं उनको अपना एक घर मिल जाए। तो इसी चीज़ को लेकर एक स्कीम लॉन्च की गई थी और इसके कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हैं। आप प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इनको देख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दूसरे ओपिनियन एंड एडिटोरियल, पाकिस्तान्स मेस। ये भी पायोनियर का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पाकिस्तान जो है ये एक बहुत ही बुरी पोजीशन में है। पाकिस्तान इज़ इन ए वेरी बैड सिचुएशन।
पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से अगर आप देखें तो कितने सारे होल्स हो चुके हैं, स्पटरिंग हो रही है, स्पटरिंग यानी कि अटक अटक कर चल रही है, एक धक्का गाड़ी बन चुकी है पाकिस्तान की इकोनॉमी। इंडिया और बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान के सिबलिंग्स हैं, इज़न्ट इट। एक देश था भारत, उसमें से फिर पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, फिर जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश। आज अगर आप देखें तो भारत की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म, ये कोविड को छोड़ दे, कोविड वाला फेज निकाल दे तो भारत की इकोनॉमी ने काफ़ी तरक्की की है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ने भी बहुत अच्छी तरक्की की है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बांग्लादेश भारत से बहुत आगे है, हमें बहुत सारी चीज़ें बांग्लादेश से सीखनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। तो बांग्लादेश इज डन रियली वेल, लेकिन पाकिस्तान जो है ये एक इट्स इन अ वेरी बैड पोजीशन, उनकी इकोनॉमी मीन्स डाउन ही होती जा रही है। नाउ द थिंग इज, देखिए, आप अपने दोस्त जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट सिलेक्ट योर नेबर। आपका कोई दोस्त होगा नहीं होगा, आप उसको मिले ना मिले वॉटेवर, लेकिन आपका नेबर जो है वो आपके घर के बाजू में ही रहता है, राइट? तो हमें पसंद हो ना पसंद हो, वॉटेवर इट इज, पाकिस्तान जो है वो हमारा एक नेबरिंग देश है। अब आप इतिहास को देखें, आप अलग अलग देशों की सिचुएशन को देखें, तो जिस रीजन में, अगर एक रीजन है और उसमें एक देश की हालत बहुत ख़राब है, तो इसकी इम्पैक्ट दूसरे देश के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेगी। सार्क के बारे में भी जब हमने चर्चा की थी, सार्क रीजन के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो इसमें भी हमने देखा था कि पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को, मीन्स ये सार्क जो है वो पिकअप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस इंडिया पाकिस्तान इश्यू। तो एक वीक, डिसइंटीग्रेटेड और अनस्टेबल पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर। फिर वहाँ पर जितनी ज़्यादा गरीबी होगी उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा फिर पैसों के लिए भी लोग जो हैं वो आतंकवादी हमले करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है, फिर सार्क की तरक्की नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ वन कंट्री, तो ये सारे इश्यूज हैं। नाउ द थिंग इज कि पाकिस्तान जो है वो पैसे बहुत बोरो करता है, लेकिन ये पैसे आपने किसी से लिए, लेकिन इन पैसों का अगर सदुपयोग हो रहा है, लेट्स से कि आपने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए और आप इंटरेस्ट और सारी चीज़ें पे बैंक में से लोन लिया आपने 10 लाख रुपए की, अब ये पैसे आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और आपका बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि 1-2 साल के अंदर आपने वो 10 लाख रुपए जो हैं वो वापस लौटा दिए, तो समझ में आता है कि चलो आपने जॉब्स भी जनरेट की, आपका घर का मेंटेनेंस भी आपने करवा लिया, आपने लोन भी पे कर दी, तो आपने जो पैसे बोरो किए थे उसका सदुपयोग हुआ और आपने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई पाकिस्तान में कि पैसे बोरो किए जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में कोई डिफरेंस बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो आ रहा है वो भी ऐसे कोई क्षेत्रों में खास नहीं आ रहा है जिसमें आप कह सके कि पाकिस्तान की तरक्की हो। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ही ज़्यादा है, कहते हैं कि अगर पाकिस्तान 7% से ग्रो करें एक लंबे टाइम तक, तब जाकर अपने यंगस्टर्स को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ वो ये है कि पाकिस्तान में दादागिरी चलती है, किसकी? पाकिस्तान में कंट्रोल है आर्मी का। अब आर्मी के जो पर्सनल हैं, आर्मी के जनरल और टॉप लीडर्स जो हैं, वो मिलिट्री और इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इकोनॉमी और देश को चलाने में उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए आप अगर कोई बैट्समैन को आप बॉलिंग डलवाते हैं, राइट, वो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी वही कर रहा है, तो बैटिंग के टाइम पर ही विल परफॉर्म, ही और शी विल परफॉर्म वेल, लेकिन बॉलिंग की जब बारी आएगी, फील्डिंग की बारी आएगी, तब आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये उतना एक्सपर्ट नहीं है। करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, और चाइना का धीरे धीरे एक ब्रिटिश में से आज़ादी मिली हमें, फिर ये देश के टुकड़े हुए, और अब नज़र आ रहा है कि चाइना जो है वो पैसे दे दे कर पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाते जा रहा है, पाकिस्तान की कॉलोनी बन चुका है, या फिर बनने की मीन्स बन ही गया, आप समझ लीजिए। नो प्लेस फॉर किड्स, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। हाल ही में
इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में एक ग्लिच देखने को मिली। ग्लिच ये थी कि लोगों को फास्टिंग और एपेटाइट सप्रेसेंट, यानी कि आप अपनी भूख को दबाइए, भूख को मारिए, फास्टिंग कीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रमोट हुई। और इससे फिर ये प्रश्न उठे, बहुत सारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि भाई फेसबुक जो है वो उनकी क्या एबिलिटी है कि वो एक सेफ ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड कर सकता है फेसबुक, बिकॉज ऐसी ग्लिचेस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, और वे लोग जो ऑलरेडी इस प्रकार की चीज़ों से गुजर रहे थे, ईटिंग डिसऑर्डर और इस प्रकार की उनकी मेडिकल सुपरविजन में चीज़ें चल रही थी, उनका एक कोर्स चल रहा था, और उनको फिर बोल दिया कि भाई आप फास्टिंग कीजिए और ये सारी चीज़ें। अब इंस्टाग्राम जो है वो 13 साल या फिर उससे कम की एज वाले जो बच्चे हैं, तो इंस्टाग्राम वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यू नो इट वेरी वेल के आपको ही डेट डालनी होती है, तो आप डेट डाल देंगे, तो बर्थ डेट गलत डाल देंगे, तो इसमें आपका कोई आईडी प्रूफ या फिर आधार कार्ड देकर आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं मिलता है, यू कैन ओपन इट। प्रॉब्लम यह है कि एक स्ट्रेंजर डेंजर यानी कि ऑनलाइन चैट रूम्स और ऑनलाइन ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बच्चों को लुभाने के लिए कुछ ऐसे पीडोफाइल्स आ जाते हैं, फिर बच्चों के न्यूड तस्वीरें और ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं। ऐसे भी क्रूर लोग हैं इस दुनिया में। तो अब इंस्टाग्राम ये सोच रहा है कि वो 13 साल की कम उम्र वाले बच्चों को भी उनके लिए एक इंस्टाग्राम फॉर चिल्ड्रन खोलने की बात जो है वो चल रही है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बुरा आइडिया है, क्योंकि ये स्ट्रेंजर डेंजर भी हैं और अननेसेसरी, मीन्स बच्चों को क्या ज़रूरत है इस इंस्टाग्राम की। वैसे देखा जाए तो ओके, कुछ इसके फ़ायदे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन या कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, इसकी अच्छी बात यह है कि आप उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारी जगहों पर हूँ। देखिए, ये मेरी प्योर पर्सनल चॉइस है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ बेस्ट। लेकिन मेरे पास आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। पहले एक ऐसा वक्त था कि मैंने इनफैक्ट रिसर्च भी की थी फेसबुक के ऊपर। मेरा जो मास्टर्स का डिसर्टेशन था, तो उसमें मेरा टॉपिक था द इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन मार्केटिंग, कि कैसे फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर। और 10 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की थी और काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीखने को मिली। और वो वक्त था जब मैं बहुत फेसबुक और सारी चीज़ें यूज़ करता था। लेकिन अब अगर आप मुझसे कहें तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग फेसबुक, या फिर कभी कभी कुछ शेयर कर दिया, कोई अच्छी चीज़ आ गई, बट पूरा दिन इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ नॉट गुड। पूरा दिन मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट गुड, पूरा दिन कंप्यूटर इज़ नॉट गुड। तो टेक्नोलॉजी जो है, हम हर जगह पर टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का आप कैसे उपयोग करें। आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना है, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यूके की रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ ने भी ये कहा है कि इंस्टाग्राम जो हैं या फिर जो इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये बच्चों की नींद को अफेक्ट करते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी, फिर ऑनलाइन बुलिंग होता है, बॉडी इमेज इश्यूज़, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स को समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं, ये उनकी पोटेंशियल मार्केट नहीं है। बच्चे जो हैं वो क्यूरियस होते हैं, राइट, उनके अंदर वो जिज्ञासा होती है, वो एडवेंचरस होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो वल्नरेबल भी हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए वी हैव टू मेक इट बिट मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा विजिलेंट हमें बनाना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर आए, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रूरल इम्पेरेटिव। इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है। 2020-21 जो है ये काफ़ी एक्सेप्शनल रहा। फार्म सेक्टर ब्लू में रहा, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी माइनस में रही, रेड में रही। फार्म सेक्टर 3% से एक्सपांड हुआ। हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो भी ब्लू में रहे, 17.5%। ओवरऑल मर्चेंडाइज जो सामान हम बेचते हैं तो उसमें आपको एक ड्रॉप देखने को मिला। इसके पीछे 3 बड़े ड्राइवर्स थे। द फर्स्ट इज़ कि कोविड-19 जो पहली लहर थी उस टाइम पर यह हुआ कि रूरल एरिया में लास्ट ईयर इतना ज़्यादा कोविड का एक्सपांशन नहीं था, इसका स्प्रेड ना के बराबर था।
और लॉकडाउन के टाइम पर सरकार ने ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं इसको लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के बाहर रखी थी। दूसरी चीज़ ये हुई कि काफ़ी अच्छी बारिश हुई और काफ़ी फेवरेबल विंटर टेम्परेचर रहा, तो इसकी वजह से भी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी रही। और तीसरी चीज़ ये कि ग्लोबल एग्री कमोडिटी प्राइस जो हैं अक्टूबर के आसपास काफ़ी अच्छी रही। तो सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, कॉटन, अरहर, उड़द, चना, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो एग्री कमोडिटीज़ हैं, इनको पैदा करने वाले किसानों ने काफ़ी पैसे कमाए और सभी ने एमएसपी या फिर उससे ज़्यादा के लेवल पर ही सारे अपने सामान को बेचा। रिसेशन जो है मीन्स एक लंबे टाइम के बाद भारत की इकोनॉमी में रिसेशन का स्वाद जो है वो चखा है, विच इज़ वेरी बैड, राइट। 79-80 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन क्योंकि ये तीन चीज़ें हुई, ये तीन चीज़ों की वजह से ये सारे आंकड़े अच्छे हुए, जैसे हमने देखा, राइट। एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ, तो ये कुशन के तौर पर काम किया। जब दूसरे सारे सेक्टर्स डाउन थे तो ऐसे टाइम पर इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सेकंड वेव का प्रॉब्लम यह है कि ये गांव-गांव तक फैल चुका है। अब दो चीज़ें हमारे फेवर में हैं। इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका कहना यह है कि प्राइस काफ़ी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि इस साल बारिश जो है वो काफ़ी नॉर्मल होगी, लेकिन कोविड का जो स्प्रेड है इसकी वजह से हमें कोविड के स्प्रेड गांव में स्प्रेड हो चुका है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इसकी इम्पैक्ट, हमें नेगेटिव एक इम्पैक्ट देखने को शायद मिल सकती हैं। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है तब ट्रैक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सीमेंट कंपनीज, ये सारी चीज़ों की डिमांड भी बढ़ने लगती है, क्योंकि किसान के पास जब पैसे आते हैं तो वो तो ट्रैक्टर हैं, मोटरसाइकिल या फिर घर के लिए सामान खरीदेगा, घर को रिनोवेट कराएगा, नया घर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर बाद में दूसरी सारी इंडस्ट्रीज़ को भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की थी लास्ट टाइम, एक तो काफ़ी अच्छा प्रोक्योरमेंट किया और एमजी नरेगा को काफ़ी एक्सपांड किया था, तो यही चीज़ सरकार को इस बार भी करनी पड़ेगी। एंड द बेस्ट इज़ टू डू कैश ट्रांसफ़र। जनधन आधार मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वी कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दोज नीडी पीपल इन रूरल एरिया। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स, आज के आपके दो क्वेश्चंस, एंड दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।